Hello everyone, in this video we are going to discuss about the chapter explanation of class 7th, chapter number 6, that is respiration in organisms. जो आपका ये वाला चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़, हमें पता होना चाहिए चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. तो रेस्पिरेशन होता क्या है, तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से. ठीक है, तो क्या होता है, बूझो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था अपने दादी दादा का, ग्रैंड पेरेंट्स का, जो कि क्या आ रहे थे, शहर आ रहे थे 1 साल बाद. तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है और वो क्या करता है, जल्दी जल्दी में कहाँ जाता है, बस स्टॉप पे जाता है ताकि वो अपने दादी दादा को मिल सके, उनको लेके आ सके. तो वो जल्दी जल्दी भागना चाह रहा था और कहाँ पहुँचा, तो वो कहाँ पहुँचा, भाग भाग के बस स्टॉप में पहुँचा कुछ मिनट्स में. अब उसकी जो ब्रीदिंग थी, जो सांस वो ले रहा था, बहुत जल्दी जल्दी ले रहा था. ठीक है, और जो उसके दादाजी थे उन्होंने बोला, इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो, ठीक है, क्या हुआ, सांस क्यों फूल रहा है, पूछते हैं ना जैसे लोगों को. तो बूझो ने क्या किया, बूझो ने उन्हें बताया कि वो भाग रहा था पूरे रास्ते भर, पर जो क्वेश्चन था वो यहाँ अटक गया कि क्या रनिंग की वजह से हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट हो जाती है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें मदद मिलेगी ये सब समझने पे. अब कभी भी ये चीज़ में आपको 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है रेस्पिरेशन और दूसरा वर्ड है ब्रीदिंग. तो दोनों में कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है कि दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं. ब्रीदिंग एक अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन एक अलग चीज़ है. ब्रीदिंग आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेशन का पार्ट है. रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का पार्ट नहीं है. मतलब कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो आता है, बट साथ ही साथ उसका क्या, हमारे बॉडी में कैसे यूज़ होता है, पूरा यूटिलाइजेशन होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है फूड का, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये सब किस में आता है, रेस्पिरेशन में आता है. ठीक है, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. अगर आपको अभी शुरू में नहीं भी समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, मतलब उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ताकि उनको एनर्जी मिल सके खाने से. ब्रीदिंग के टाइम पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, हम क्या करते हैं, ब्रीद इन क्या करते हैं, एयर करते हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, है ना. अब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और हम क्या करते हैं, एक एयर को ब्रीद आउट भी करते हैं. तो ब्रीद आउट जिस एयर को करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, अब क्या होता है, जो एयर हम ब्रीद करते हैं वो ट्रांसपोर्ट करती है, पूरी बॉडी में घूमती है. ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पहुँचती है, हमारी सेल्स में. आपको पता है ना, हमारी बॉडी में छोटी छोटी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो सेल्स तक पहुंचती है. सेल्स में पहुंचने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन. तो जो ऑक्सीजन होता है एयर में, वो क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन कराता है. ठीक है, ऑक्सीजन क्या कराता है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो फूड का ब्रेक डाउन कराता है, और फूड का ब्रेक डाउन होने की वजह से सेल्स में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, क्या होता है, जैसे आपका फूड हुआ, ये सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीजन आया बाहर से, उसके बाद वो कहाँ पहुँचा, कहाँ पे, वहाँ पे कहाँ पे, सेल्स में. सेल्स में पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ. ब्रेक डाउन मतलब टूटना, क्या टूटा, फूड का ब्रेक डाउन हुआ. ठीक है, किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन की हेल्प से. और क्या हुआ वहाँ पे, क्या रिलीज़ हुआ, एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और सारी सेल्स में ये होता है हमारी बॉडी की. अब आपको पता होना चाहिए फूड क्या होता है, फूड मतलब खाना नहीं है, यहाँ से फूड का मतलब क्या है, ग्लूकोज से है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं मेनली, एयरोबिक, एनारोबिक. एयरोबिक आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, एयरोबिक. एयरोबिक मतलब एयर, AER आ रहा है, एयरोबिक, तो जिसमें क्या है, एयर है,
वो क्या होगा, एयरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो कैसे याद रखना है, एयरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, देखो ना आ रहा है ना यहाँ पे ना, ठीक है, ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ना आ रहा है तो मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही क्या होता है, मतलब देखो एयरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, पर किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। जबकि एनारोबिक में क्योंकि ना आ रहा है तो ऑक्सीजन का यूज़ ना हो रहा, ठीक है, मतलब नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आप कह सकते हो जिसमें क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन हो रहा है बट विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एरोबिक एनारोबिक। अब देखो आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप चाहो तो ये वाली जो यहाँ पे रिएक्शन लिखिए उसको आप बहुत अच्छे से लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो सबसे पहले ग्लूकोज आया, ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज और किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज किस किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कई जगह पे ना ये फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखा होता है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला दे देगा, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूले में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को लर्न कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए, एयरोबिक एनारोबिक की बात की हमने, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के भी वो क्या कर जाते हैं, रेस्पायर कर जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, जैसे इनको बोलते हैं हम एनारोब्स। इसका एक एग्जाम्पल है यीस्ट, ठीक है, यीस्ट होता है, आपने देखा होगा ब्रेड इंडस्ट्री में, जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है उसमें यीस्ट का यूज़ करते हैं ना, क्या करने के लिए, जैसे ब्रेड बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यीस्ट, तो यीस्ट कैसे रेस्पायर करता है, एनारोबिकली, और इसलिए उसे क्या कहते हैं, एनारोब, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अब देखो अभी तक ये वाली इक्वेशन थी, ये कब लिखनी है आपको, जब क्या है, एयरोबिक रेस्पिरेशन है, बट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन तो यूज़ हो ही नहीं रही, तो क्या होगा, देखो तब क्या सिनेरियो होगा कि ग्लूकोज होगा, अब ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या क्या बनेगा, ऊपर क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पे तीन चीज़ें बन रही हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी यहाँ भी बन रही है, बट क्या हो रहा है, ऊपर क्या था आपका, क्या था, क्या प्रोड्यूस हो रहा था, आपको यह याद रखना है, ऊपर में क्या हो रहा था, आपको जब भी हम क्या कर रहे थे, आपका क्या हो रहा था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पे क्या है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो इन दो रिएक्शंस को आप कंपेरेटिवली भी याद कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिसिंग है और क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई है, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि यीस्ट क्या होते हैं, यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, और इनसे क्या, आपको पता है इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में होता है। उसके अलावा क्या, एल्कोहल मैंने बोला ना अभी प्रोड्यूस होगा अगर एनारोबिकली हम रेस्पायर करेंगे, है ना, ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करेंगे। तो वाइन और बियर जो होती है उसको बनाने में भी किसका यूज़ करा जाता है, यीस्ट का यूज़ करता है। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल नहीं बोलूँगी मैं, एक छोटी सी बात है, अगर कोई पूछेगा वी एज ह्यूमंस, हम ह्यूमंस किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, तो हम कैसे रेस्पायर करते हैं, आप बोलोगे अरे हम ऑब्वियस सी बात है हम तो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, एयरोबिकली ही रेस्पायर करते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्या होता है कि हमारी बॉडी भी कुछ टाइम के लिए एनारोबिकली रेस्पायर करती है। अगर कोई पूछेगा कि रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है हमारी बॉडी में, तो बोथ टाइप का होता है, एयरोबिक भी और एनारोबिक भी। क्योंकि हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब मैक्सिमम टाइम्स आपका क्या हो रहा है, एयरोबिक रेस्पिरेशन, बट कुछ टाइम के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे, वो हम पढ़ेंगे। आपको पता है हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स में सेल होती हैं, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए क्या करती हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना, जैसे अभी हम नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं कोई बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है, जितनी उसको चाहिए उतनी यूज़ होके बॉडी में, और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर आ जा रहा है, ठीक है, जो भी उसके यूज़ होगा उसके बाद। बट कई बार क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की। कैसे, देखो जैसे आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे भाग भाग के जा रहे हो कहीं, साइकिल चला रहे हो बहुत लंबे टाइम से, वॉक कर रहे हो बहुत घंटों तक, और क्या कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो
तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या होता है, अब देखो डिमांड बढ़ गई किसी चीज़ की, है ना, डिमांड बढ़ गई मतलब कि चाहिए तो वो बहुत सारी चीज़, ठीक है, बट क्या हो रहा है वो उतनी है ही नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि ऑक्सीजन चाहिए तो बहुत सारी पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, अब देखो आप काम कर रहे हो, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। अब एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, जब ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होगा। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कुछ टाइम के लिए। कैसे होता है, देखो ग्लूकोज होगा जो हमारी मसल्स में, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस किस चीज़ों में टूट जाएगा, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, ठीक है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल सेल्स में होता है, तब इससे क्या क्या होता है कि आपका मसल सेल्स में आप देखोगे डिमांड होती है जो एनर्जी की, वो क्या हो जाती है, कैसे फुलफ़िल कर पाते हैं कि ग्लूकोज हुआ वो किस में टूटा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो अभी आपको मेन फोकस था, आपको क्या चाहिए थी, एनर्जी। एनर्जी आपको मिल रही है, ठीक है। तो जब मिलेगी, अब होगा क्या इससे, है ना, एनर्जी आपने देखा होगा हो रही है, प्रोड्यूस हो गई, मिल गई। अब इसका कुछ ऐसा तो है नहीं, देखो जो चीज़ नेचुरली होती है या ऑफन टाइम्स होती है और जो चीज़ें कभी कभी होती है ना, उनमें डिफरेंसेस तो होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप लंबे टाइम तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने देखा होगा हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स अगर किसी को नहीं पता कैसा होता है, जैसे जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा उन लोगों को पता होगा, बट एक सेंसेशन टाइप का होता है आपके बॉडी में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, अब क्रैम्प्स जब होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर एथलीट्स को होते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या ठीक है, या जो भी कोई भी स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं या ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो क्या होता है कि अब मसल सेल्स में क्या होता है, एनारोबिकली रेस्पिरेशन हुआ तो ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड। अब जैसे जैसे ये लैक्टिक एसिड है, अब देखो लैक्टिक एसिड एनर्जी तो यूज़ हो जा रही है, और जो लैक्टिक एसिड है वो इकट्ठा होने पे लगा हुआ है आपकी मसल्स की सेल्स में। अब वो एक्यूमुलेशन जो उसका आ रहा है, यानी कि इकट्ठा जो वो हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं बॉडी में, ठीक है। अब बोला जाता है अगर किसी को क्रैम्प्स हो रहे हैं हैवी, तो उसको हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए, मतलब गर्म पानी से नहाना चाहिए या कोई मसाज लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, उनकी बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिले, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी होती जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, और लैक्टिक एसिड टूट के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बना देगा। अब एक एक्टिविटी है 6.1 जो आपको ब्रीदिंग की एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, अपने जो नोस्ट्रिल्स हैं उसको क्लोज कर देना है और माउथ को टाइट करके, और आपको देखना है कि कैसा लग रहा है आपको कुछ टाइम बाद। ये नहीं कि आप फोर्सफुली कर रहे हो बहुत लंबे टाइम के लिए, जितना हो सके, ठीक है। आपको फिर टाइम नोट करना है कि कितने टाइम तक आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर पाए, यानी कि कंपटीशन के चक्कर में, ठीक है। आपको नेचुरली देखना है कि कब तक आप अपनी ब्रीथ जो है वो होल्ड कर पा रहे, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो एयर है, जिस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है उसको अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और ऐसी एयर जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसे क्या कर रहे हो आप, रिलीज़ कर रहे हो या बाहर छोड़ रहे हो, किसकी हेल्प से, आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तो बहुत छोटी सी एक आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज़ ब्रीदिंग, ठीक है। अगर कोई पूछेगा ब्रीदिंग क्या है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन, अगर आप, मतलब डेफिनेशन नहीं बोलूँगी मैं, एक चीज़ याद रखना है, ब्रीदिंग आएगा कहीं पे भी तो बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि अगर आप आई में और ई प्लस कर देंगे, आई में ई प्लस करेंगे मतलब इन्हेलेशन में एक्सहेलेशन प्लस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, ब्रीदिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब जिस प्रोसेस में क्या होता है, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें अब आपने ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लिया, उसे क्या बोलेंगे, इन्हेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ दिया, एक्सहेलेशन। और इन दोनों को मिलके क्या बन गया, ब्रीदिंग। और ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब चलती रहती है, रुकती नहीं है। जब ब्रीदिंग रुक गई तो तब क्या होगा वो आपको भी पता है, ठीक है। अब देखो
एक ब्रीदिंग रेट होता है, हर चीज़ का रेट होता है, ठीक है, हर चीज़ के भाव होते हैं। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि अब एक टाइम पे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। 1 मिनट में देखना है आपको कोई भी इंसान कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका ब्रीदिंग रेट बोल देंगे, ठीक है। अब ऐसे देखो, कभी भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे मैंने इतनी बार सांस ले ली तो मतलब ये मेरी ब्रीदिंग है, नहीं। आपको देखना है एक ब्रीथ का मतलब मैंने क्या बोला, इन्हेलेशन में एक्सहेलेशन भी प्लस करोगे। तो एक ब्रीथ निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन्हेलेशन में एक्सहेलेशन प्लस करते जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद इन्हेलेशन में एक्सहेलेशन आपने प्लस किया तो उसके बाद आपको क्या करना है, तब आपको पता चलेगा कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, ठीक है। क्या आपका ब्रीदिंग रेट सेम रहता होगा, नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आपने देखा हो कई बार आप बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो, कई बार आप बहुत शांति से ब्रीथ करते हो, ठीक है, धीरे धीरे ब्रीथ करते हो। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, चेंज वेरी कर सकता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की डिमांड के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से, ठीक है। अब एक्टिविटी जो 6.2 है, इसमें आपको क्या करना है, आपने कितनी बार ब्रीथ किया, ठीक है, 1 मिनट में ब्रीद इन ब्रीद आउट किया उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या आपने जितनी बार इनहेल किया उतनी बार एक्सहेल किया, ठीक है। अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करोगे। ब्रीदिंग रेट काउंट कैसे करोगे, पहले इनहेलेशंस काउंट करो, ठीक है, एक्सहेलेशंस काउंट करो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। आपने इनहेलेशन काउंट किए, एक्सहेलेशन काउंट करे, दोनों काउंट कर दिए। अब क्या करना है, आपको पता है इनहेलेशन में एक्सहेलेशन प्लस करोगे जब, और उसको क्या याद रखना, देखो एक इनहेलेशन में एक एक्सहेलेशन प्लस किया तब जाके एक ब्रीथ बनी, है ना। तो आपको कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करो, आपको क्या करना है, देखना है एक टाइम में कितनी ब्रीथ हुई। तो सबसे पहले क्या करो, देखो आपने जैसे कैलकुलेट किया कि मान लो कि ब्रीदिंग आई आपकी, ठीक है, ब्रीदिंग आई तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका आंसर आ रहा होगा इनहेलेशन में एक्सहेलेशन को प्लस करके उसको अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखो अगर आप दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दोगे, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि आपने दोनों को मिला के कितना हो रहा है। आपको पता है दोनों को जोड़ के एक ब्रीथ बनता है, ठीक है। या आपको पता है इनहेलेशन जितना होगा उतना ही क्या होता है, एक्सहेलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ब्रीदिंग रेट है। अब देखो एक एक्टिविटी है ना, अब क्या करना है, ब्रीदिंग्स निकालिए अपने अलग अलग लोगों की। उसके बाद आपको क्या कर सकते हो, ये देखो एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे नाम लिखो सबके, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको, आप चाहो तो ब्रीदिंग रेट लिख के लोगों के, और क्या कर सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल कितना था उनका, अगर वो भाग के आए, ठीक है, तो 10 मिनट के बाद तो उनका ब्रीदिंग रेट कितना हुआ। उसके अलावा जब वो 100 मीटर भागे तब कितना था, रेस्ट पे कितना था। इससे आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो ब्रीदिंग रेट की। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्रीथ कितनी होती है, 15 से 18 टाइम्स अ मिनट। मतलब देखो 1 मिनट में कितनी बार क्या किया होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों मिला के कितनी ब्रीथ्स हुई होंगी, 15 या 18 टाइम्स। अब ब्रीदिंग रेट कैसे बढ़ता है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उस टाइम पे नॉर्मल कितना हो जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड की वजह से, ठीक है। अगर देखो फूड ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और ज़्यादा आपका क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से आपका क्या होगा, तो ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। एक्टिविटी 6.3 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, ठीक है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें से देख के बताना है कि किसकी ब्रीदिंग रेट स्लोएस्ट होगी और किसकी फास्टेस्ट होगी। तो देखो अभी हमें देख के पता चल रहा है कि जो ये गर्ल है, क्योंकि ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रही है, भाग रही है, तो इसकी इसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, ठीक है। स्लोएस्ट किसका मान सकते हैं हम, कि जो इंसान सो रहा है उसका क्या होगा,
स्लोएस्ट ब्रीदिंग रेट होगा, ठीक है। अब हमें पता, मैंने बोला था आपको कि हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वही आपको इस 6.3 यानी कि हाउ डू वी ब्रीथ में पढ़ना है। हाउ डू वी ब्रीथ में आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है, हम इनहेल करते हैं एयर को, तो वो कहाँ से पास होती है, नोस्ट्रिल से, ठीक है। ये आपको ज़्यादा अच्छे से डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेज़ल पैसेज दिख रहा है आपको, ओके, ये नेज़ल पैसेज है। नेज़ल पैसेज से क्या हुआ, यहाँ से एयर आपकी अंदर गई, यहाँ पे ओरल कैविटी थी आपकी, ठीक है, ओरल कैविटी थी, यहाँ से ओरल कैविटी से आपको फूड जाता है, नेज़ल पैसेज से एयर गई, फेर्निक्स, ट्रैकिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये फेर्निक्स है ये वाला पोर्शन, और ये वाला ट्रैकिया है ये वाला पोर्शन। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से थ्रू कहाँ जाती है एयर, लंग्स में जाती है, ठीक है। लंग्स हैं ये आपके 2 लंग्स हैं। उसके अलावा लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, कौन बचाता है, रिब्स। रिब्स हुई, रिब्स के बाद ठीक है नीचे ये जो चेस्ट का फ्लोर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है जब भी एयर उसके अंदर जाती है आती है, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको आता है या आपको पता होना चाहिए जनरली भी, तो आपको इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या पता हो चला इससे कि सबसे पहले नेज़ल कैविटी थी, वहाँ से नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल्स से एयर कहाँ जाती है, आपके नेज़ल कैविटी में जाती है, नेज़ल कैविटी से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, लंग्स के बाद वो कहाँ जाती है, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कैविटी होती है उसके आसपास क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, ठीक है, साइड से, और जो क्या होती है उसके नीचे क्या होती है, एक बड़ी सी मसल्स की शीट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है चेस्ट कैविटी का, ठीक है। अब ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम और रिब केज का मूवमेंट होता है। इन्हेलेशन के टाइम पे ये जो 2 चीज़ें हैं ना, इनको अच्छे से आप लर्न कर लो कि इन्हेलेशन के टाइम पे क्या होता है। तो इन्हेलेशन के टाइम पे रिब्स कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है, इन्हेल हो रहा है तो अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, पहले ऊपर जाते हैं और बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है, रिब्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ को जाते हैं और बाहर की तरफ को आते हैं, और जो डायफ्राम है वो किस तरफ को आते हैं, नीचे की तरफ को आता है। अब क्या होता है, अब इस मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, जो स्पेस होता है चेस्ट कैविटी में बढ़ जाता है, तो एयर ज़्यादा भरती है किसमें, लंग्स में। अब जैसे ही लंग्स क्या हो गए, फिल हो गए एयर से, तो उसके बाद एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होती है, रिब्स आपका नीचे की तरफ को आएंगे और अंदर की तरफ को जाएंगे, ठीक है। जो मतलब ऊपर की तरफ को जा रखे थे वो कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ को आएंगे। जो डायफ्राम होता है वो अपनी पोजीशन से क्या करेगा, फॉर्मल पोजीशन में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको लर्न रखना है कि कैसे, ठीक है। अब ये वाली आपकी क्या थी, अब आपको जो एब्डोमेन एरिया है वहाँ पे अपने पाम रखोगे, सांस लो, फील करो, एक डीप ब्रीथ लो, तो आपको कुछ मूवमेंट्स फील होंगे, ठीक है अपने। तो आपको पता चलेगा कि कैसे मूवमेंट होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। ये एक कॉशन दे रखा है कि क्या करना है आपको। स्मोकिंग से क्या हो सकता है, लंग्स का डैमेज हो सकता है, और ये डायरेक्टली कैंसर से लिंक होता है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो सकता है इंसान का, ठीक है। तो जो एयर होती है हमारे आसपास, उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो बहुत साफ़ है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, ऐसा है क्या, नहीं है ना। तो क्या होता है, हमें पता है अलग अलग तरीके के अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। अनवांटेड पार्टिकल्स मतलब जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे स्मोक है, ठीक है, धुआं है, डस्ट है, पॉलन्स आ जाते हैं छोटे छोटे, जिनको जब हम इनहेल करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं अगर ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली अंदर चले जाएंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल है ना। तो इसलिए क्या होता है, हमारी जो नोज़ होती है, नोज़ कैविटी होती है, नेज़ल कैविटी होती है, उसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इन पॉल्यूटेंट्स को यानी कि इन अनवांटेड पार्टिकल्स को, जैसे स्मोक, डस्ट, पॉलन्स, इन सबको क्या करता है, आपका क्या कर देते हैं,
यहाँ पे ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें इरिटेशन ना हो। और अगर कभी ये एंटर कर भी जाते हैं तो स्नीजिंग के थ्रू हमारे क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बॉडी से। तो एक एक्टिविटी है 6.4, आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है, आपको चेस्ट साइज़ मेजर करना है मेजरिंग टेप से और रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन टेबल 6.2 में। उसके बाद क्या करना है, फिर जो साइज़ है उस तब मेजर करना है जब हम उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको देखना है मैक्सिमम एक्सपेंशन कब हुआ, ठीक है। देखो ये 2 मॉडल्स दे रखे हैं, ठीक है। इनहेलेशन पे क्या हो रहा है, आपका डायफ्राम मूव्स डाउन और क्या हो रहा है, एयर ड्रॉन इन और रिब्स कहाँ आ रहे हैं, बाहर की तरफ को आ रहे हैं। जबकि आपका एक्सहेलेशन के टाइम पे ये डायग्राम भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एयर फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, रिब्स पीछे की तरफ को जाएंगे और डायफ्राम्स पीछे वापस से क्या आएगा, पीछे को चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। अब क्या है, जो मैंने क्लासमेट का आपको बताया ये वाली एक्टिविटी 6.2, उसकी डिटेल आपको इस टेबल में भरनी है। अब 6.5 में क्या करना है, आपको एक बड़ी सी प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ठीक है, उसका बॉटम जो नीचे का पार्ट होता है उसे हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, एक वाई शेप की ग्लास लेनी है, कांच लेना है या प्लास्टिक की ट्यूब ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसमें एक होल बनाना है, कहाँ, ऊपर ढक्कन पे, लिड मतलब ढक्कन, ठीक है। अब ढक्कन पे जब आप एक होल बनाओगे तो जो ट्यूब है वो उसमें पास होना चाहिए, ठीक है, और पास होना चाहिए। और वो कैसा बनाए, फोक होता है ना, जैसा फोक, फोक मतलब ऐसा ऐसा कुछ शेप का वो बनाए, ठीक है। कहाँ पे, बलून के एंड में, ठीक है, मतलब जो ऐसे फोक्ड एंड है उसमें क्या लगाने, 2 बलून लगाने, यहाँ पे 2 बलून लगाए आपने। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, ट्यूब जो होती है ना, ठीक है, उसको कहाँ ले जाना है, बॉटल के अंदर लगाना है, ठीक है। अब अभी आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि आप डायग्राम देखोगे आपको समझ आएगा। अब क्या करना है, फिर ढक्कन लगा देना बॉटल पे और सील कर देना उसको एयर टाइट, ठीक है। आप ओपन करने के लिए जो बेस होता है बॉटल का, उस पर क्या बांधो, एक पतला सा रबड़ बैंड बांध दो या प्लास्टिक शीट, ठीक है, किसका यूज़ करके, बड़े से रबर बैंड का यूज़ करके, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पे डायग्राम है, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, ये है। अब आपको क्या करना है, देखो, अब इस तरीके से आपको क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है, ठीक है। अब क्या होगा, एक्टिविटी 6.6 में आपको एक सिलेंडर लेना है, सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक ग्लास या प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। उसमें एक होल बनाना है उसके ढक्कन पे और फिक्स कर देना उसे कहाँ पे, बॉटल में। कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालना है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डालोगे तो उससे क्या पता चलेगा आपको, आपको ये पता चलेगा, ये देखो ये वाली एक्टिविटी है ये, ठीक है। इसमें जब आप लाइम वाटर डालोगे तो आपको पता चलेगा एयर का इफ़ेक्ट कैसा होता है लाइम वाटर में, ठीक है। उसके बाद आपको एयर डालनी है उससे, तो आपको देखना है कि जो आपका क्या है लाइम वाटर है वो कैसा हो गया, ठीक है। ये परसेंटेज है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में, ठीक है। आप अलग अलग एनिमल्स की ब्रीदिंग दे रखी है, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में क्या होता है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है बॉडी में, जिनको हम क्या बोलते हैं, बाकी इंसेक्ट्स में भी होती है काफ़ी, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इसको क्या कहते हैं आप, स्पायरिकल्स। और स्पायरिकल्स जो होते हैं वो किसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोचेस के। जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें एक एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्पायरिकल्स के थ्रू एयर आई ऑक्सीजन रिच, वो कहाँ जाती है, बॉडी टिश्यू में जाती है, सेल्स तक पहुँचती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू कहाँ चली जाती है, स्पायरिकल्स से बाहर आ जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कॉकरोच का डायग्राम। अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू होता है, ठीक है, मॉइस्चर जो स्लाइम में टचिंग स्किन होती है उससे। फ्रॉग्स में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि स्किन के थ्रू होता है बट रेस्पिरेशन, बट क्या होता है लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं साथ में, ठीक है। अब प्लांट्स में आपको पता, देखो ब्रीदिंग अंडर वाटर, तो फिश है, फिश में किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स में। गिल्स में कैसे हो रहा है कि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसे कौन यूज़ करता है, फिश यूज़ करती है, ठीक है। कैसे, गिल्स क्या होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो
गिल्स क्या करते हैं, गिल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये क्या करती है, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसे यूज़ करती है। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स की बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन प्लांट्स स्टोमेटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका गैशियस एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। अब जो रूट्स होती हैं, है ना, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एयर लेती हैं एयर स्पेसेस से। और एयर स्पेसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ पे जो एयर होती है उसको कौन लेता है, रूट्स लेती हैं। ठीक है, तो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, रूट हेयर्स हैं, और ये एयर स्पेसेस हैं। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आप ये डायग्राम्स भी अच्छे से ड्रॉ करके और सीख सकते हो। सो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7th, चैप्टर नंबर 6, दैट वाज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।